वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। आज भैया बात करेंगे हम लोग कूलाम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे बोलो? कूलाम्स लॉ की। मूवी तो देखते ही होगे तुम लोग। अरे बोलो भैया, देखते हो कि नहीं देखते हो? तो मूवीज में तुमने देखा होगा यार, रीमेक का कॉन्सेप्ट है एक। अब सर ये रीमेक का कॉन्सेप्ट क्या है? अरे भैया मुझसे अच्छी तरीके से तुम जानते हो। साउथ में कोई अच्छी मूवी बनी तो उसको बॉलीवुड में रीमेक कर दिया। जैसे एक मूवी मैंने सुना था साउथ में बनी थी, हॉरर मूवी, हॉरर कॉमेडी कंचना, और उसका रीमेक अभी बनाया लक्ष्मी बॉम्ब। बनाया कि नहीं बनाया बोलो? तो कोई भी मूवी अगर अच्छी बनती है साउथ में, हॉलीवुड में, तो उसको फॉरेन कॉपी कर लेते हैं, या बॉलीवुड में अच्छी बनी तो साउथ में कॉपी कर लिया, उसका रीमेक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रीमेक। तो वैसे ही ये कूलाम्स लॉ जो है भैया, रीमेक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। किसका रीमेक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्जन है ये। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्जन। तो कूलाम्स लॉ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्जन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि दो पॉइंट मासेस होते हैं m1 और m2, r डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो इनके बीच फोर्स लगता है। अरे कितना फोर्स लगता है और कौन सा लगता है? तो भैया फोर्स लगता है फिजिकल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस फोर्स को कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भैया मास 11th का हीरो था, 12th का हीरो चार्ज है, और चार्ज और मास दोनों के पापा एक ही हैं। बोलो कौन पापा है? मैटर। तो भैया Q1 और Q2 अगर दो चार्जेस हैं, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, माइंडेड, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, तो इफ Q1 and Q2 are point and stationary charges, then the electrostatic force acting between them is directly proportional to the product of magnitude of the two charges। भैया ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, कम चार्ज होगा तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो बोलो रीमेक है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? तो F अगर इसे कंबाइन कर दें तो ये आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे कहते हैं कूलाम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कूलाम्स कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कूलाम्स लॉ क्या है भैया? कूलाम्स लॉ कहानी है दो चार्जेस के इंटरेक्शन की, और इंटरेक्शन का एक रूल होता है भैया, इंटरेक्शन हमेशा बराबर वालों में होता है। समझ लो, अगर तुम दो मैग्नेट्स को पास लाओगे तो इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, लेकिन मैग्नेट को लकड़ी में चिपकाने की कोशिश करोगे, क्या चिपकेगा? बोलो नहीं चिपकेगा। तो इंटरेक्शन जो होता है दो चार्जेस के बीच में, वो कैसे और कितना होता है? तो वो इतना होता है, दो चार्जेस अगर एक दूसरे के पास रखे होंगे तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बाय दिस फोर्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कूलाम्स लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या है ये? बेसिक इंट्रोडक्शन है कूलाम्स लॉ का कि भैया फोर्स कितना होता है तो फोर्स इतना होता है। अब भैया ये C क्या है? कूलाम्स कांस्टेंट क्या है? तो इतना आसान नहीं है जितना न्यूटन्स लॉ में था। भैया जब रीमेक बनेगी थोड़ा ट्विस्ट डालना होगा उसमें, तो ट्विस्ट डाल दिया। ये जो कूलाम्स कांस्टेंट है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है ये? क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब भैया नॉट किससे बना है? तो देखो नॉट बना नथिंग से, और नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, और हमारे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? फ्री स्पेस। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होती है? तो भैया इस पे आएंगे। पहले बता देते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट अगर यहां रख के निकालोगे तो यूनिट आ जाएगी कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये परमिटिविटी है क्या? तो देखो यार, दो चार्जेस या दो चीजों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है और उन दोनों के बीच जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो तीसरे की वजह से होने लगता है, तो खटास आने लगती है। बोलो आने लगती है कि नहीं आने लगती है? जैसे भैया तुम्हारा टेस्ट हो और टेस्ट में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं और तुम्हारे टीचर का मन करे कि तुम्हें 100 चॉकलेट दे, वो इतना अच्छा तुमने टेस्ट किया है,
तो डायरेक्ट उसने दी, तुम्हें पूरी की पूरी 100 चॉकलेट मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? मन खुश हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर वो चॉकलेट किसी तीसरे बच्चे को दे, फिर वो चौथे को दे, फिर वो पांचवें को दे, फिर वो छठे को दे, फिर वो सातवें को दे, और उसके बाद तुम तक चॉकलेट आए, तो क्या पूरी पूरी 100 चॉकलेट आएंगी? बोलो नहीं आएंगी सर, बड़ा मुश्किल है सर। तो भैया क्या हुआ? मीडियम आ गया। मीडियम आ गया तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी चॉकलेट खा लेगा और कितनी तुम तक पहुंचाएगा। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब्स द फोर्स, और उसकी वजह से एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे समझो जैसे मैं इस बोर्ड पे एक पंच मारूं 100 न्यूटन का, तो 100 न्यूटन इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर बीच में मैं पिलो रख लूं, कुशन रख लूं, तो क्या 100 न्यूटन इंपैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ कम होगा, क्योंकि वो जो पिलो है, वो जो कुशन है, वो कुछ इंपैक्ट क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो परमिटिविटी उसी को कहते हैं। और जब दो चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर कुछ आ जाएगा देन एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन एम। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन एम? एप्सिलॉन एम इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन एम को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। एंड फॉर टेक्निकल रीजंस एप्सिलॉन एम को हम कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट के। एक बात गांठ बांध लो भैया कि जहां मीडियम नहीं है चार्जेस के बीच में, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, जहां एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, वहां इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो, there will be epsilon naught k. Simply you have to replace epsilon naught by epsilon naught k. अगर मीडियम आ जाएगा, अगर मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के से रिप्लेस हो जाएगा। अब सर ये के क्या है? तो के है भैया मीडियम की ताकत। K इज द स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम जो Q1 और Q2 के बीच में आया है, और टेक्निकली इसे कहते हैं, K को क्या कहते हैं? टेक्निकली K को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ठीक वैसा ही है जैसे मेरे तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे 4 दोस्त आए, 6 दोस्त आए, 10 दोस्त आए, 20 दोस्त आए, तो जितने दोस्त बढ़ते जाएंगे हमारे तुम्हारे बीच में, उतनी ही तुम तक चॉकलेट कम पहुंचेंगी। जितनी मैं ज्यादा पिलो लगाता जाऊंगा, जितनी मैं ज्यादा कुशन लगाता जाऊंगा बीच में, उतना ही फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो भैया एप्सिलॉन नॉट आएगा जब मीडियम नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, और जब मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के। इस पूरे को कलेक्टिवली हमने कहा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर के की डेफिनेशन निकालें तो के की डेफिनेशन क्या आएगी? के की डेफिनेशन आ जाएगी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम एप्सिलॉन नॉट के को एप्सिलॉन एम के बराबर इक्वेट कर दोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी वजह से इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और वो क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। एक और तरीका देख लो। ये तो हो गई डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2 क्या हुई? अरे भैया हमने कहा कि जब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है तो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो कहा कि नहीं कहा? और हमने कहा कि जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम आ जाएगा तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कहा कि नहीं कहा? तो Fm बराबर हो गया, अगर इसकी वैल्यू रखें तो वो हो गया F0 बाई के। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, वो 1/k टाइम्स हो जाता है ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम की एब्सेंस में, मतलब जब एयर है चार्जेस के बीच में, वैक्यूम है, तो फोर्स अगर F0 है तो मीडियम आ जाएगा, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम आ जाएगा, तो फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से भी हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यहां से डेफिनेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगी भैया? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रेशियो ऑफ force between the charges, ratio of force between the charges when there is no medium, and force between the charges when that particular medium is present। अरे भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो।
तो भैया कूलाम्स लॉ हमने देखा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, तो बहुत आसान है, 9 इंटू 10⁹ और यूनिट अगर निकालोगे तो वो आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बहुत आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 1/4πε0 को इधर ले जाओ और F को इधर ले आओ, तो भैया 1/4πε0 की यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/4πε0 को इधर रखो और बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भैया 1/4π ही क्यों आया, वाई 1/4π। 4π से हर किसी को प्यार होता है, लेकिन कूलाम को ऐसा क्या प्यार था 4π से कि वो 1/4π ही लाए, 1/2π क्यों नहीं लाए, 1/3π क्यों नहीं लाए, 1/6π क्यों नहीं लाए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, मीम्स के लिए और एक नए तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। स्टे सेफ। और डाउट्स के लिए कोई अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फॉलो कर लेना और देखते रहना। स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड।